कैमरे में चलो रहने दे रहने दे। नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में पधारे हुए समस्त पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की प्रेस का संकल्प से सिद्धि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 सालों के अंदर चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हो और चाहे वैचारिक मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विगत 11 साल के अंदर जन भावनाओं के अनुसार निर्णय हुए। और आज की प्रेस का मुख्य एजेंडा भी यही है। आज की प्रेस को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया और एक अजात शत्रु के रूप में 7 बार राजस्थान विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। सम्माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, आप सबको आज की इस प्रेस के संबोधित करेंगे। मंचासीन हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय सुरेश जी सैनी साहब, हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सम्माननीय राजेंद्र जी, हमारे मीडिया के प्रदेश के संयोजक सम्माननीय प्रमोद जी मंचासीन है। अब आप और राजेंद्र जी के बीच ना किसी औपचारिकता के मैं माननीय राजेंद्र जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस को संबोधन दें। आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत। 11 वर्ष पहले जिन संकल्पों के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार बनी थी, वो संकल्प सिद्धि तक पहुंच गए और हिंदुस्तान की तस्वीर और गरीब की तकदीर बदल गई। वर्ल्ड बैंक का अध्ययन ये कहता है कि देश के अंदर 27% लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए और हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। इस सिद्धि के अंदर ऑपरेशन सिंदूर, जिसने दुनिया के सामने बदले हुए हिंदुस्तान की तस्वीर रखी और एक बार दुनिया के सामने स्वाभिमान हिंदुस्तान ने बता दिया कि उस पर उसकी सरहद और जीरो टॉलरेंस आतंक के विरुद्ध में, उसकी नीति के विरुद्ध में अगर कोई देश काम करेगा तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। हमने 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी पहलगांव की, ऑपरेशन सिंदूर के 22 मिनट में उस आतंकवाद के 9 ठिकानों को नस्ते नबूद करके और पाक की सरहद में 170 किलोमीटर अंदर जाकर जो हिंदुस्तान की सेना ने किया, वो सब आपके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, लहू और पानी अब साथ साथ नहीं बहेगा। 1960 का सिंधु घाटी समझौता, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, वो पहली बार हिंदुस्तान ने रद्द किया। 1960 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अयूब खां के बीच में जब समझौता हुआ था, उस समय हमारे पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलुज, इनका पानी हिंदुस्तान के पास और पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका पानी पाकिस्तान को देने की सहमति बनी थी। यानी कुल मिलाकर हिंदुस्तान के बेसिन के अंदर जो पानी था, जहाँ हिंदुस्तान के से जो उद्गम होने वाली नदियाँ थी, उसका 80% पानी पाकिस्तान को गया और साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा भी गया।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है, इसके बड़े दूरगामी प्रभाव राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर को होगा। हमारे पास आप सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 649 किलोमीटर मुख्य नहर बनी हुई है, 108 किलोमीटर हमारी लेफ्ट कैनाल है, और हमारा कमांड एरिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर था वो 19,63,000 लाख हेक्टर था। परंतु बीच में गढ़साना का आंदोलन हुआ और उस समय फ्रीज कर दिया था, और सेकंड फेज के अंदर और कुल मिला के 16,17,000 हेक्टर इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आज सिंचित क्षेत्र हमारा है। अब ये जो सिंधु घाटी समझौता रद्द हुआ है, इसके अंदर भारत सरकार ने जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है उसके अनुसार सिंधु और चिनाब इन दोनों का पानी अब रावी व्यास से हरिके के बैराज में डालने के लिए एक फिजिबल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सिंधु नदी जल का जो सरप्लस वाटर है जो हम रोकने के बाद हमें मिलेगा, वो रावी व्यास के माध्यम से जब हरिके के बैराज में जाएगा, और उसके साथ ही चिनाब का पानी रावी व्यास सतलुज लिंक कैनाल जिसको SYL कहते हैं उसके माध्यम से हरिके बैराज में जाएगा। और आप सबको मालूम है कि हरिके बैराज से पानी पोंग डैम में, पोंग डैम से पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में फिरोजपुर फीडर के माध्यम से। ये पानी जब सबसे पहले जिस सरहद में आ रहा है वो राजस्थान में आ रहा है, और इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 200 किलोमीटर नहर और 12 सुरंग बनाई जाएगी, और सिंधु नदी बेसिन का पानी हिंदुस्तान उपयोग जब करेगा तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। हरिके बैराज से पानी हरियाणा होता हुआ राजस्थान के IGNP सिस्टम में आएगा, और उसके साथ ही जो यमुना जल में जो समझौता हुआ है उसके अंदर भी ये पानी आएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, जिसको 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प डबल इंजन की सरकार ने ले रखा है, आज राजस्थान की GDP के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान 2024-25 के अनुमान के अनुसार 26.92% है। ये 26.92% जो 3 परियोजनाएं ERCP, यमुना का जल, इनके कारण से बढ़कर 27-28 तक 35% हो जाएगी, और हमारी 350 बिलियन की इकोनॉमी, 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी राजस्थान की बन जाएगी। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने इस बार बजट में भी देखा होगा कि हमारी GDP राजस्थान की किस गति से बढ़ रही है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बने, उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आज हमारी GDP प्रचलित मूल्य के दर पर 2023-24 के आधार पर 12.02% और स्थायी मूल्य पर 7.82% बढ़ी। ये प्रति व्यक्ति आय भी इस डबल इंजन की सरकार में इस छोटे से कालखंड में 11.04% बढ़ी। तो मैं ये निश्चित तौर पर इन आंकड़ों के आधार पर कह सकता हूँ कि जो हिंदुस्तान 2028 में जो संकल्प ले रखा है प्रधानमंत्री जी ने, हमारी अर्थव्यवस्था जर्मन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बने, ये निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा योगदान राजस्थान का भी रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने में राजस्थान के किसानों की बहबूदी के लिए ये किया गया, वो है राम जल सेतु परियोजना ERCP, जिसके नाम पर 5 साल तक गहलोत साहब ने बहुत राजनीति की। आज 1.5 महीने में सरकार ने आते ही भजनलाल जी ने 28 जनवरी को PKC पार्वती काली सिंध चंबल के लिए मध्य प्रदेश से MOU किया। 17 दिसंबर को हमने देश के प्रधानमंत्री के करकमलों से उसका शिलान्यास हुआ। इस परियोजना में आपको मालूम है राजस्थान का 40% हिस्सा 17 जिले,
3,25,00,000 की जनसंख्या और 4,03,000 हेक्टेयर में सिंचाई, राजस्थान को जो MOU हुआ है जिसकी चर्चा कई बार कांग्रेस के लोग सदन और सदन के बाहर करते हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा 4,102 मिलियन क्यूबिक पानी मिलेगा। ये जो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो राम जल सेतु परियोजना है ये निश्चित समय में धरती पर उतरेगी। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 9,446 करोड़ के काम प्रगति पर है और 12,674 के काम निविदाएं आमंत्रित करके आगे बढ़ रही है। ये इस परियोजना में अलग अलग कई बांध बनेंगे जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता, पर यह कह सकता हूं कि ये भी हमारे राजस्थान की कृषि की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी प्रकार यमुना जल जो 34 वर्ष पहले भैरू सिंह जी ने जो सपना देखा था, वो 17 फरवरी को सरकार के बनने के कुछ माह बाद ही केंद्र सरकार राजस्थान और हरियाणा के अंदर संयुक्त DPR बनाने के लिए समझौता हो गया और अब इसके लिए चूरू के अंदर हंसियाबास एक गांव है, उसमें बड़ा डैम बनाने के लिए 342 हेक्टेयर की भूमि की आवप्ती का काम भी लगभग पूरा हो रहा है। ये ताजावाले से शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू में पानी आएगा, 54,400 करोड़ लीटर आएगा और 20,000 का प्रोजेक्ट ये भी समय पर पूरा होगा। ये ताजावाला हेड से 3 अलग अलग पाइपलाइन से पानी आएगा और ये भी आपको स्मरण होगा कि कांग्रेस पार्टी इसके बारे में कई प्रकार की टिप्पणियां करती है, पर वो ये नहीं बताती हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ये कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनती है तो यमुना जल समझौते को हम सिरे से खारिज करेंगे। और इसी प्रकार पंजाब के अंदर कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1985 के उस समझौते को, जिसको लोंगेवाला अकॉर्ड भी कहते हैं, जिसमें हमें 8.6 MF पानी हमें मिलता है पोंग से, उसको हम रद्द करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों योजनाएं जब बनेगी तो चूरू के अंदर 35,000 हेक्टेयर और झुंझुनू में 70,000 हेक्टेयर और दोनों के गांवों को पानी मिलेगा। इस कारण से राजस्थान की GDP बढ़ेगी, राजस्थान की GDP में कृषि का योगदान बढ़ेगा और हम $350 बिलियन की इकोनॉमी बढ़ने के लिए और आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर है। भारत सरकार ने किसान कल्याण के लिए बहुत काम किया। 2013-14 में जो बजट 21,930 करोड़ रुपए का था वो 25-26 में बढ़ाकर किसान कल्याण का बजट 1,27,200 करोड़ का किया। पर इसके साथ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, 2025-26 में कृषि बजट के अंदर जो प्रावधान किया भूतो न भविष्यते 1,10,981 करोड़ का प्रावधान किया। इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार का किसान कल्याण का सोच। और विशेष तौर पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के पश्चात जो MSP का 1.5 गुना किसान को पैसा मिले, उपज का 1.5 गुना MSP का पैसा मिले, इसकी जब बुनियाद रखी गई थी तो सबसे बड़ी बात जो है, जो 2013-14 में बाजरा जो हमारा कुल हिस्सेदारी 41.34% है राजस्थान की पूरे देश के अंदर, उसका 2013-14 में MSP थी 1250, जो 2025-26 में बढ़कर आज 2775 है। और इसके साथ ही जो केंद्र सरकार ने इस बार हमें गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश के बाद हम तीसरे स्थान पर हैं। हमारा MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल है और इसमें 150 क्विंटल भजनलाल जी की सरकार दे रही है। मक्के के अंदर भी हमारा MSP 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल था, जो आज 25-26 में बढ़कर 2400 हो गया। मैं कह सकता हूं कि किसान कल्याण में जो पैसा आज तक राजस्थान के किसानों के 76 लाख किसानों के खाते में गया, वो राशि है 24,946 करोड़ रुपए। और इस राशि के अंदर राजस्थान सरकार की 6,000 की जगह पर 9,000 रुपये की देने की बात भी है। अब आज कई प्रकार की बात मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार को कोसने का काम भी कांग्रेस करती है, पर कभी उन्होंने ये नहीं बताया
2014 से लेकर अब तक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर 2,11,000 करोड़ की विशाल राशि राजस्थान को मिली है। पर इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भजन लाल जी को भी। राजस्थान में कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं पूंजीगत व्यय, वो 2025-26 में 53,686 करोड़ की विशाल राशि को रखकर राजस्थान के अंदर आधारभूत संरचनाएं विश्व स्तर की हो, इसकी बुनियाद उन्होंने रखने का काम किया। और ये पिछली कांग्रेस के अंतिम बजट से दुगनी है। 23-24 में 26,645 करोड़ थी। यह है राजस्थान का बदला हुआ स्वरूप। आज राजस्थान के अंदर 1914 करोड़ रुपए के CRIF के काम कल ही स्वीकृत हुए हैं। और इन 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने राजस्थान पर 70,000 करोड़ रुपए सिर्फ सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए खर्च किए हैं। माननीय मोदी जी देशनोक आए थे, वो उन्होंने घोषणा की थी कि इस साल राजस्थान में रेलवे, सिर्फ रेलवे के प्रगति के लिए, ट्रैक के दोहरीकरण के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं मुफ्त अनाज योजना में जो राजस्थान के देश के 81 करोड़ लोग लाभान्वित है, वह राजस्थान के 4.5 करोड़ लोग लाभान्वित है। और 12 करोड़ शौचालय राजस्थान हिंदुस्तान में बने हैं। राजस्थान में 87 लाख बने हैं। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में इस वर्ष राजस्थान को 18 लाख नए मकानों की स्वीकृति मिली है। और इससे पहले अब तक राजस्थान में 23 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिल चुकी है। राजस्थान वो प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान के अंदर अंत्योदय योजना प्रारंभ की है, राजस्थान में BPL से नीचे के जीवन पर यापन करने वाले लोगों को ऊपर लाने के लिए, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान में आने वाले समय के अंदर एक भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पर छत नहीं हो। जल जीवन मिशन के अंदर कांग्रेस के समय के अंदर जो घोटाले वे किसी से छुपे हुए नहीं, पर अब तक राजस्थान में 51 लाख घरों में स्वच्छ जल का प्रबंध हो गया। ये भी बहुत बड़ी राजस्थान को सहयोग है। और मैं ज़्यादा कोई लंबी बात नहीं कहूँगा, पर कहना चाहूँ तो आज आयुष्मान योजना में राजस्थान के 1 करोड़ 16 लाख लोग इस आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज ले रहे हैं। 23 मेडिकल कॉलेज और ये जो PM सूर्य मुफ्त योजना, इसमें 40,000 घर इससे जुड़ चुके हैं। 3 तलाक जैसी कुप्रथा, मैं शेखावाटी से आता हूँ जहाँ बड़ी संख्या में अक़लियत के लोग रहते हैं। आज हमारी अक़लियत की बहनों को सुरक्षा चक्र इस 3 तलाक की कुप्रथा के समाप्त अंत होने से मिला है। चाहे राम मंदिर का निर्माण की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ की बात हो, चाहे इस बार 66 करोड़ लोगों को कुंभ में स्नान करने की बात हो, चाहे नारी शक्ति बंधन विधेयक के माध्यम से नारी के उत्थान की बात हो, और पहली बार जो जातिगत जनगणना हो रही है, सामाजिक आर्थिक स्थिति का सटीक डेटा लेकर गरीब वंचित के लिए नीतियां बनाने की बात हो, ये सारी वो बातें हैं जिससे एक आमूल-चूल परिवर्तन देश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इन 11 वर्षों में जहाँ एक और पूरे देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत की मजबूत बुनियाद रखी है, वहीं राजस्थान भी अपने डबल इंजन की सरकार के अंदर भी इन केंद्र सरकार के सहयोग से हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देगा। और जो मैंने आपको इस जो सिंधु जल समझौते की बात कही है, निश्चित तौर पर सिंधु जल समझौते का रद्द होना राजस्थान की तकदीर और तस्वीर को बदलने में बहुत बड़ा सहायक होगा। मोटे तौर पर मोटी बातें, चूँकि मुझे एक विषय तक बांधा गया था, मैंने आप